हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वायो सावर्त का नियम। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग वायो सावर्त के नियमों का डिस्कस करेंगे कि कैसे दो वैज्ञानिक थे, जिनका एक का नाम था वायो और एक का नाम था सावर्त। उन्होंने किस तरह का नियम प्रतिपादित किया, कितनी दूरी पर एक अल्पांश लेकर कितनी दूरी पर थीटा कोण के थ्रू आर दूरी पर जो है पी एक बिंदु है, जहाँ से उन्होंने इस तरह के परिणाम को इस तरह के नियम को का प्रतिपादन किया। तो चलिए, ये जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये एक धारावाही तार है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक धारावाही तार है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक जो है अल्पांश लिया गया। पहले हम इसको पहले अच्छे से इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि वायो और सावर्त नामक दो वैज्ञानिकों ने किस तरह से इस नियम का प्रतिपादन किया। फिर इसके अनुप्रयोग वगैरह जो भी है हम सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मे बी ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कहा गया वायो तथा सावर्त नामक दो वैज्ञानिकों ने, वायो तथा सावर्त, सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वायो तथा सावर्त नामक दो वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही तार से, धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, धारावाही तार के छोटे से अल्पांश, छोटा सा अल्पांश मतलब मानकर चलो कि कोई भी धारावाही तार है, इसका छोटा सा अल्पांश यानी मानकर चलो एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा बिंदु, ये मानकर चलो, जिसमें एंगल हमने क्या दिया, थीटा दिया। तो कहा गया वायो तथा सावर्त नामक दो वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही तार के छोटे से अल्पांश के लिए, ठीक है, ये जो नियम है ये कितने दूरी, कितने के लिए, ये पूरे के लिए नहीं, एक छोटे से अल्पांश के लिए रखा गया है, ठीक है। तो वायो तथा सावर्त ने किसी धारावाही तार के छोटे से अल्पांश के कारण तार के निकट, जैसा कि आपको पता है कि अगर 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 कोई एक धारावाही तार है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के चारों ओर, डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर कोई तार है जिसमें, अगर कोई एक धारावाही तार है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के चारों ओर, पहले तो मुझे पता था कि अच्छा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अभी अभी हमने इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हमने सीखा कि धारावाही चालक तार जो है वो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है डियर स्टूडेंट, क्या करता है? हाँ जी, बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक जो है ये भी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी विद्युतीय के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था कि अगर कोई धारावाही तार से आई धारा प्रवाहित हो रहा है तो विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और इस चीज़ को हमने इस लेसन में सीखा। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो वैज्ञानिकों ने धारावाही तार के छोटे से अल्पांश के कारण तार के निकट किसी बिंदु पर, तार के निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक दिया, जिसे वायो सावर्त का नियम या इसको लैपलेस का नियम कहा जाता है। देखो, सिंपल सी बात है कि एक धारावाही तार है जिसके छोटे से अल्पांश के लिए इस धारावाही तार से किसी बिंदु पर, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर, पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए कहा गया, वायो और सावर्त नामक दो वैज्ञानिकों ने कहा कि एक धारावाही तार है, उससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके निकट किसी भी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम आज के टॉपिक में आपको, वायो सावर्त के नियम में हम आपको बताने वाले हैं कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा नियम अपनाएंगे। तो जो कहा गया है कि तार के निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक दिया गया है, जिसे वायो सावर्त का या लैपलेस का नियम कहा जाता है। वायो सावर्त के अनुसार, देखो कहा गया है, वायो सावर्त के अनुसार किसी धारावाही तार के छोटे से अल्पांश, इसको हम डी टी मान सकते हैं जी, ये हम किसको क्या मान लेंगे, डी टी मान लेंगे। छोटे से अल्पांश कहाँ गया जी, हाँ, छोटे से अल्पांश डी टी के कारण तार के निकट बिंदु पर उत्पन्न जो है वो विद्युतीय क्षेत्र, देखो ये जो है ये अल्पांश छोटा है, जब अल्पांश छोटा है तो यहाँ पर पी बिंदु पर जब विद्युत, सिंपल सी बात है, ये छोटे से अल्पांश के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकाल रहे हैं, तो जब यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी, ये छोटे से अल्पांश से जब प्रवाहित होगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो है ये छोटा सा ही धारावाही विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये जब अल्पांश छोटा है, जब एरिया छोटा है, आपके पास वायर, जब आपके पास जो आपका जो उपकरण है वो छोटा है, तो आपके उसके अंदर जो मेटल होगा या धातु होगा, धातु जो भी होगा वो छोटा ही रहेगा, कम ही रहेगा। तो इसके कारण जो है यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र जो है ये जो है ये छोटा होगा, इसलिए ये dt के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये क्या हुआ, dB हमने मान लिया। ये जो है ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है जी, ठीक है, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। और किस बिंदु पर, P बिंदु पर, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या माना हमने, dB माना है, ठीक है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके लिए ये जो हमारा है अल्पांश से कितनी दूरी पर, P बिंदु पर, R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर P एक बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और एंगल जो है वो थीटा है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे ये फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये एक धारावाही तार है, ये जो है धारावाही तार है और ये जो है छोटे से अल्पांश, छोटा सा अल्पांश जो है ये dt है। dt के कारण r दूरी से P कोई बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी dB की गणना करनी हो और इस धारावाही तार से हमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जो 3-4 जो बातें निकल के आएगी कि कौन समानुपाती है, कौन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, dt और I जो है ये दोनों समानुपाती होगा, dB और dt जो है ये समानुपाती होगा, ये दोनों समानुपाती होगा। और भी जो है वो देखिए जया के समानुपाती होगा। ये चीज़ें हम आपको आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट समझो इस चीज़ को, फिगर में रखूँगा साथ में ताकि आपको परेशानी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र ये है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र है dB। अब ये देखो ये जो है ये अल्पांश छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, यानी सिंपल सी बात है, अगर अल्पांश बड़ा होता तो ये भी बड़ा होता, ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि ये जो P बिंदु पर जो हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं ये किसके कारण कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम इस छोटे से अल्पांश का मतलब होता है किसी का सबसे छोटा एरिया, छोटा सा भाग। जैसे मानकर चलो कि ये एक डब्बा है, अब हम आपको बोले इस डब्बे के एक छोटे से अल्पांश पर एक गेंद रख दो, तो छोटे से अल्पांश यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तो ऐसे यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। पूरे एरिया में कहेगा तब तो भाई पूरे एरिया में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये छोटे से अल्पांश है, तो कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र dB जो है का परिमाण तार से प्रवाहित होने वाली धारा यानी I के जो है वो समानुपाती होता है। ये दिख रहा होगा आपको, सॉरी ये अब दिख रहा है, हाँ। पहला जो टॉपिक लिखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण जो है तार से प्रवाहित होने वाली धारा, तो तार से प्रवाहित होने वाली कौन सी धारा है, I के समानुपाती है, यानी dB जो है वो समानुपात है I के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा देखो फिर कहा गया है, दूसरा कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र dB और चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण अल्पांश की लंबाई जो है, ये अल्पांश की लंबाई को अगर हम dt मान ले या dl मान लेते हैं, चलो यहाँ पे dl मान लेते हैं जी, चलो ठीक है। अल्पांश की लंबाई को हमने क्या मान लिया, dl मान लिया, ये छोटा सा एक अल्पांश है। तो चुंबकीय क्षेत्र dB और अल्पांश की लंबाई dl का समानुपाती होता है, यानी dB समानुपाती हो गया dl के। यहाँ पे हमने dt रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आप कर सकते हो चेंज, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा कहा गया, देखो ये बायो सावर्त का नियम है जी, बिल्कुल कहा गया ये जो है ना, ये सारी चीज़ें, एक सवाल आपके माइंड में चल रहा है सर ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है कि dB समानुपात कैसे हो गया I के, dB समानुपात कैसे हो गया I के, dB समानुपात कैसे हो गया dl के। तो ये उनके अनुप्रयोग के द्वारा, जो बायो और सावर्त नामक 2 वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने ये अनुप्रयोग किया और उस अनुप्रयोग में 2 चीज़ें निकली, एक ये और ये तीसरा कहा गया है, सभी लोग लिखेंगे अपने लाइव चैट में कि चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण अल्पांश की दिशा तथा अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण होता है, कोण को जया कहा गया, और जया जो है वो किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू होता है। कोण की जया यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। समझो इस चीज़ को, ये तीसरा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण जो होता है अल्पांश की दिशा तथा अल्पांश से बिंदु P, अल्पांश की दिशा, ठीक है, और इधर ही जा रहा है ना जी, अल्पांश की दिशा और अल्पांश की दिशा ऐसे हो गई, सॉरी, अल्पांश की दिशा और अल्पांश की दिशा तथा अल्पांश से बिंदु P, ये बिंदु P, ठीक है, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के कोण के जया के समानुपाती होता है। और ये हम इसको जया जो है हम इसको साइन थीटा मानेंगे, यानी dB जो है वो समानुपाती हो गया साइन थीटा के। तो तीसरा लाइन हम ये भी लिख देते हैं कि dB समानुपाती है साइन थीटा के, सॉरी ये थीटा है जी, साइन थीटा के, समीकरण 3, ठीक है डियर स्टूडेंट।
अब देखो चौथा लाइन जो है कि चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोलता है तो हम कहते हैं dB समानुपाती बोलता है तो हम इसको r का स्क्वायर लिख देते हैं, सॉरी स्मॉल r का स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण अल्पांश से बिंदु P तक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बिंदु P से बीच की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल r है। तो हम कहेंगे dB समानुपात 1/, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है जी, समीकरण 4। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे समीकरण 1 2 3 4 से। देखो इधर तो बिल्कुल सब सेम है जी, तो हम लिखेंगे dB समानुपात, क्योंकि इधर तो सारा सेम है ना बिल्कुल चारों का। अब सबको आपस में गुना कर दो क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है। तो IDL साइन थीटा, सबको हमने गुना कर दिया, इधर वाले सबको हमने गुना कर दिया। आइडियल साइन थीटा इंटू 1/r का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dB समानुपात है IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर के। अब ये समानुपात हटाएंगे तो आपको पता है कि कांस्टेंट राशि k माना जाता है। तो dB इज इक्वल टू k। आई क्या है हम आपको बताते हैं, उसके बाद के आई यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे होगा। ठीक है, के एक कांस्टेंट राशि के लिया है हमने, और उसके बाद IDL साइन थीटा बटे r का स्क्वायर। अब ये जो है के कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही है। ये चारों को हमने एक साथ रखा तो चारों को IDL साइन थीटा बटे r का स्क्वायर dB बराबर, ये समानुपात हटा तो है कांस्टेंट राशि के आ गया आइडियल साइन थीटा। अब वेयर के जो है वो एक समानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू, के की वैल्यू जो है वो μ0/4 आया है इस डेरिवेशन में। अब समझ में आने आ रहा है कि μ0 क्या है, मुक्त स्थान की चुंबकशीलता है, और 4 जो है ये ऐसे हम रखा गया। तो के की वैल्यू वेयर, इस कंडीशन में वेयर के बराबर μ0/4 और μ0 क्या है, मुक्त स्थान की, μ0 इज इक्वल टू मुक्त, ठीक है, मुक्त स्थान की चुंबकशीलता। ये क्लियर है डियर स्टूडेंट, मुक्त स्थान की चुंबकशीलता है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि के की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो dB बराबर के IDL साइन थीटा। तो के की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे μ0/4। तो dB बराबर μ0/4। यहाँ देखो ना बिल्कुल नॉर्मली हमने रख दिया, dB इज इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा। अब देखो क्या कर दिया गया, एकदम सिंपल है, μ0/4 IDL। अब ये क्या है कि नीचे RQ है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि जस्ट वेट एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे क्या कर दिया, μ0/4 है आइडियल, इधर r स्क्वायर है, इधर हमने RQ करके एक r ऊपर लिख दिया। जैसे कटेगा ना तो एक r इन्वर्स हो जाएगा, तो ऐसे भी तो r स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक r हमने ऊपर कर दिया तो टू दी पावर 1 हो जाएगा ये, और ये log m/n log m - n ये नीचे आएगा, तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली कट जाएगा, या आप r से r काट सकते हो तो डायरेक्टली चला जाएगा। तो अब अच्छा, कल के क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि F वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर इंटू V क्रॉस P, हाँ या ना, इज इक्वल टू F Q V B साइन थीटा। डियर स्टूडेंट बताएंगे क्या हमने इस चीज़ को कल के क्लास में पढ़ा था, कल परसों के क्लास में? ये क्रॉस प्रोडक्ट है जी, डॉट प्रोडक्ट नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा लगेगा, F बराबर Q V B साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर भी वही नहीं लग रहा है कि dB बटे μ0/4 है, तो μ0/4 को रहने देंगे, IDL R साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि DL और R को, ठीक है, DL और R को जो है ऐसे करेंगे, सॉरी हाँ, DL और R साइन थीटा को, अगर हम इस टॉपिक को यहाँ से उठाएं, जैसे अगर मानकर चलो, देखो हम आपको अच्छे से अगर समझाने की कोशिश करें, फाइनली जो हमें जो मिला है यहाँ से जो मिला है, ये हमें मिला है कि dB बराबर μ0/4 IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर, IDL साइन थीटा बटे आइडियल साइन थीटा बटे r का स्क्वायर। ये चीज़ें हमें पता है, वी नो दैट, ये चीज़ें हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे ना कि dB बराबर लिख देंगे μ0/4 रहने देंगे, I को भी हम कॉमन ले लेंगे,
ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा कर देते हैं ना, आइडियल साइन थीटा को आई डी, देखो इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझो, क्यू बी बी साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा। तो नहीं लग रहा है कि क्यू बी बी साइन थीटा को हम क्यू इंटू वी वैक्टर इन वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो आइडियल साइन थीटा को आई क्रॉस डी, ठीक है, एक सेकेंड, आई डी एल आर भी होना चाहिए ना यहाँ पर जी, एक सेकेंड, हाँ आई डी एल आर भी है, सॉरी, यहाँ पर जो होगा मैं इसको अच्छे से फिर से कम, डी बी बराबर जो हमें मिला है वो मिला है म्यू नोट बटे 4 पाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई डी एल आर साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ये हमें मिला है। तो हम इस चीज़ को आई डी, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बी बी साइन थीटा को अगर इसको ऐसे लिखा गया आई डी एल आर साइन थीटा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई डी एल क्रॉस आर, हाँ या ना, पहले बताएंगे सभी लोग, क्योंकि जब हम क्यू बी बी साइन थीटा को क्यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर कर सकते हैं, तो आई डी एल आर साइन थीटा को आई डॉट डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सेम वैल्यू वहीं पर करेंगे, डी बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई, ठीक है, आई को कॉमन रखेंगे, आई मीन आगे रखेंगे डी एल क्रॉस आर, और ये साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। देखो हम कहाँ तक पहुँचे, हम पहुँच चुके हैं यहाँ तक जी, सॉरी नहीं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया कि डी बी बराबर म्यू नोट, और ये देखो हमने रखा है ना डी एल इंटू आर साइन थीटा, यहाँ तक दिख रहा है। अब साइन थीटा कहाँ चला गया, हाँ आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये क्रॉस हमने कर दिया ना, क्रॉस करेंगे तो साइन थीटा हट जाएगा, ठीक है। आई डी एल आर साइन थीटा को आई क्रॉस डी एल, आई डॉट डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं, डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो फाइनली जो हमारा इसका जो फार्मूला हमें मिला, ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर कि ये किसी बिंदु पर पी बिंदु पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो हमें फाइनली हमें जो फार्मूला मिला वो हमें मिला कि डी बी बराबर, ये मैं अपने नोट्स पे लिख देता हूँ, आई डी एल आर साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ये हमें मिला डियर स्टूडेंट आज की इस क्लास में। अभी इसमें हम लोग केस चलेंगे, क्लियर है सभी लोग, बताएंगे हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है। ये तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं ना कि आई को आगे कर देंगे डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये बटे आर का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, डोंट वरी, आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया क्लियर सभी का, कॉन्सेप्ट है क्लियर सभी का। अब देखो यहाँ पे हम 3 केस चलेंगे जी, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो और थीटा की वैल्यू 180 हो, ठीक है, तब किस तरह का हम कंडीशन करेंगे कि डीबी की वैल्यू कैसे 0, क्योंकि 90 पर तो हमारा ये फॉर्मूला निकल गया कि भाई चलो, क्योंकि साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो शायद ओह सॉरी, हाँ सॉरी फॉर द मिस्टेक, एक्चुअली वो पेपर पे ऐसे ही हो जाता है थोड़ा मोड़ा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 90 लेंगे, तो साइन 90 का मान 1 होता है, इस कारण से ये डायरेक्टली कट गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी रखेंगे ना ये वाला, ये हाँ आई डी एल आर, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, आई डी एल आर साइन थीटा, तो ये आर क्यू होना चाहिए ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये तो आर स्क्वायर था पहले, म्यू नोट। अगर आइडियल साइन थीटा देते हैं तब तो ठीक है, अगर हम आर देंगे तो ये आर क्यू हो जाएगा, चलो क्योंकि एक आर ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर एक आर बढ़ाएंगे तब तो ये घट के क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पर केस चलते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया इसको आप ध्यान से रखना। अब केस 1 में हम चलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे इधर दिख रहा है, देखो केस 1 में कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो डी बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, इस पर भी बना सकते हैं। और अगर ये देखो जी, देखो ये जो यहाँ पर हमने लिखा है ना, ये तब ये फार्मूला बनेगा, रियल में जो हमारा फार्मूला बनेगा डी बी बराबर आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ठीक है।
अगर हमने ऊपर आर दे दिया तो ये आर क्यू हो जाएगा, अगर हमने आर नहीं दिया तो ये आर का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि एक आर तो कटेगा ना। तो फाइनली जो हमारा ऑप्शन, हमारा जो आंसर आया कि डी बी की जो वैल्यू आई म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है हम थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री है, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल इंटू जीरो, और जीरो देंगे ये पूरा टर्म, यानी डी बी जो होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। दूसरा केस हमने रखा कि जब थीटा की वैल्यू 180 हो, तो डी बी बराबर उनटे 4 पाई साइलन नोट, नहीं सॉरी, म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन 180, और साइन 180 का भी मान जीरो होता है, तो जब ये जीरो तो ये जीरो और ये जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो, तो यहाँ पर भी डी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गया डियर स्टूडेंट। यहाँ पर भी डी की वैल्यू जीरो आ गई, तो जब 90 लेंगे तब भी जीरो, 180 लेंगे, सॉरी जीरो लेंगे तब भी जीरो, क्योंकि एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, और 180 में नहीं 90 में दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, देखो ऐसा फिगर में दिख रहा है 90 में दोनों एक तरफ आ रहे हैं, और जब 180 में एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल ऐसे 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 180 का एंगल बनेगा, तब भी जो है जीरो है। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। फाइनली जो हमारा आंसर हुआ ना, ये हमारा क्या हो गया, ये देखो हमारा ये आंसर है, ये वाला, ये इसको मान सकते हो या तो इसको मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आर रखेंगे तो ये आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं रखेंगे तो ये आर स्क्वायर ही रह जाएगा। तो ये दो हमारा फॉर्मूला बनता है कि जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक देखो ये हमारा था ना, वृत्ताकार धारावाही तार के केंद्र पर, सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये हमने पीछे कर दिया, माफ़ी चाहते हैं, बायो सावर्त पढ़ रहे हैं ना। तो हमारा जो टॉपिक था कि धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर डी छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना। तो ये जो इसका जो धारावाही तार के कारण किसी भी बिंदु पर, निकट किसी बिंदु पर छोटे से अल्पांश के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना हो, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला बना है डियर स्टूडेंट, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा ये फार्मूला बना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हमने पेज वगैरह को ज़्यादा इधर उधर किया, बट क्लियर है, मैं चीज़ें आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ये थोड़ा सा लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह हो गया ना, ये थोड़ा सा यहाँ तक आप मानकर चलो, इसको ऐसे हाइड करके देखो, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई है, आई थिंक सो, मुझे पूरा बिलीव है कि आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगली क्लास में फिर से मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। फिलहाल आज बायो सावर्त के नियमों को अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें, और ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन करिए। होम पेज पे जैसे ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिएगा ना, आपको होम पेज पे दिख जाएगा रिकमेंडेड कोर्स बाय टीचर्स, मतलब टीचर्स ने आपके लिए जो कोर्स रिकमेंडेड किया है, आप उस कोर्स को ओपन कर सकते हैं व्यू ऑल करके। वहाँ पे आपको होम पेज पे सब कुछ मिल जाएगा ड्रीम क्लासेस के ऐप पे। अगर आपको ऐप का लिंक चाहिए ना, जैसे कोई बच्चा को ऐप का लिंक चाहिए, अगर उसको ऐप मिल नहीं रही है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे ना 6200, ठीक है, 62007338, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है, 6200733858, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें ऐप का लिंक रहेगा। लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो प्ले स्टोर में ड्रीम क्लासेस सर्च करो, और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।